प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हमेशा बड़ी अहमियत दी जाती है या बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो पाकिस्तान की मईशत में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तरसीलात ज़र यहाँ पर भेजते हैं और इस मरतबा तो पाकिस्तान में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की वजह से पाकिस्तानी हुकूमत बड़ा खुश भी थी कि हमने एक्सपोर्ट से ज़्यादा रेमिटेंसेज जो हैं वो वसूल किए हैं। जवाब में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इनकरेज किया जाता है कि वो आएँ और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, पाकिस्तान में आकर वो बिज़नेस इस्टेब्लिश करें, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, यहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदें, यानी अपने पैसे को, अपने सरमाए को पाकिस्तान में लेकर आएँ। ये उन्हें इनकरेज किया जाता है। अब जाहिर है जब हुकूमत पाकिस्तान इनकरेज करती है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बहुत से शिकवे शिकायत भी होते हैं। वो कमज़ोर सिस्टम की भी शिकायत करते हैं, वो मुख्तलिफ जो इंतज़ामी मामला हैं उसकी भी शिकायत करते हैं। तो उसके इजाले के लिए फिर हुकूमत कई इदारे वजूद में ला चुकी है। ओवरसीज़ कमीशन पंजाब भी उसमें से एक है, दीगर इदारे भी हैं, और वो जो इदारे हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुश्किलात को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए वजूद में लाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि कई ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको अपने सरमाए के अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रहता है। कई ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनकी शिकायत है कि उन्होंने पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट किए, प्रॉपर्टी ख़रीदी, लेकिन उस पर कब्ज़ा हो गया। अब जब हम हुकूमती इदारों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने बेशुमार दरख्वास्तें निपटाई हैं, बेशुमार दरख्वास्तों को शिकायत का इजाला किया है और मामला को पाया तकमील तक पहुंचाया है। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिनके मसाइल अभी तक हल नहीं हुए या जिनके जो प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा है वो अभी तक छुड़ाया नहीं जा सका। अब इसमें भी दो तीन तरह की कैटेगरीज़ हैं। एक तो हम देखते हैं कि अगर किसी शख्स ने यह मकान लेकर किराए पर दे दिया तो उसमें रहने वाले ने कब्ज़ा कर लिया, ये जान के कि ये शख्स तो बाहर है और ये बाहर से रोज़ रोज़ तो वापस आ नहीं सकता। या फिर उसने कोई प्लॉट ख़रीदा और ख़रीद के वापस चला गया, वापस आकर देखा तो उसके प्लॉट पर किसी और ने तामीरात कर ली। तो अक्सर केसेस में, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि कोई अपना फैमिली मेम्बर ही उसके प्लॉट पर या मकान पर काबिज़ हो जाता है, प्रॉपर्टी पर काबिज़ हो जाता है, और सगा भाई बाज़-औक़ात, कज़न्स बाज़-औक़ात, सगे चचा बाज़-औक़ात उस पर प्रॉपर्टी पर काबिज़ हो जाते हैं, ये जान कर कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। और फिर बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि जो बाकायदा कब्ज़ा माफिया है वो टारगेट करते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज़ को कि जहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी हो, क्योंकि वो समझते हैं कि इनके साथ मामला करना आसान है, क्योंकि ये रोज़ अपने केसेस को परसू करने के लिए नहीं आ सकते। तो ये इस तरह के मसाइल हम रोज़ विटनेस करते हैं और माहिरीन से बात हमेशा हम करते हैं ताकि वो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो किस किस्म की चीज़ों का ख्याल रखें और कौन से ज़रूरी इक़दाम उठाएं। तो इन तमाम चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में भी हम बात करने जा रहे हैं। मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर। राफ़े कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रियल एस्टेट बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं और आप भी अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं राफ़े कमर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, किन बातों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे नोट की थी, जो इश्यूज वगैरह चल रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के, आपने उनमें से कुछ मेंशन भी किया अभी, कब द ग्रुप है और मैं जो नहीं मेंशन कर सका वो प्लीज़ आप उसको ऐड कर दीजिएगा। जी 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 बिल्कुल। तो उसमें कॉन्फिडेंस और जो है वो ऑल टाइम लो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का। बहुत सारे लोग हैं हमारे, बहुत सारे जानने वाले हैं, क्लाइंट्स हैं यहाँ पे, दैट दे वांट टू टेक मनी बैक इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस इज ऑल टाइम लो, क्योंकि इन्हीं चंद चीज़ों की वजह से। तो जो आपने 3 लोगों के नाम लिए, इसमें से मैं भी एक पार्टनर हूँ, इमरान साहब हैं, सलीम साहब हैं जो हमारे साथ हैं अभी। हम क्या करें कि we decided कि हमने किसी तरह रियल एस्टेट का जो प्रोसेस है, we have to streamline the way real estate is bought and sold in Pakistan। और जो हमने प्रोसेस उसके लिए जो इख्तियार की है वो रीमैक्स के नाम, जो which is the largest real estate global company in the world, 115 मुल्कों में, ममालिक में है, उसको हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं for the sole purpose of streamlining the way real estate is bought and sold in Pakistan। इससे क्या होगा कि जो बहुत सारे हमारे पाकिस्तानीज हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, लोकल्स की भी बात करेंगे लेकिन अभी जरा ओवरसीज पे फोकस करते हैं जी, वो इस नाम से बहुत ज्यादा फेमिलियर भी हैं। ठीक है, उनको पता है कि इंटेग्रिटी और ट्रस्ट की बुनियाद पे रीमैक्स बना हुआ है। तो उस लिहाज से एक किस्म का आप समझ लें कि ये पोर्टल बन गया है हमारे लिए कि हम
ओवरसीज पाकिस्तानीज को केटर कर सकते हैं कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें। उनको पता होगा कि जो रीमैक्स का एजेंट है या जो रीमैक्स की ब्रोकरेज है, वो अगर उसके साथ एक किस्म का एक काम शुरू करते हैं या उनके साथ पार्टनरशिप शुरू करते हैं या उनका एजेंट इस्तेमाल करते हैं, तो उनको पता है कि इसमें फ्रॉड जो है वो नहीं होगा। इसमें राफे साहब आप तो उन केसेस में बात कर रहे हैं कि जहां पर प्रॉपर्टी खरीदते हुए फ्रॉड हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, पता चला कि ये तो किसी और ने भी पहले खरीद ली थी, तो उसमें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप एक ऐसे ट्रस्टेड किस्म की जगह पर या लोगों के साथ काम करके आप बताएंगे कि ये आपके साथ फ्रॉड नहीं हो रहा। लेकिन व्हाट इफ के वो अगर कोई प्रॉपर्टी बिल्कुल सही तरीके से खरीद लेते हैं कामयाबी के साथ और बाद में उन पर कब्जा हो जाता है, तो ये पहला स्टेप आप बता रहे हैं एक्चुअली। जी, पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, और ये बहुत मतलब हमारे साथ पर्सनली काफी दफा हो चुका है, हमारे काफी सारे जानने वालों के साथ हो चुका है कि बहुत सारी प्रोसेस के अंदर शुरू से लेके एंड तक काफी कुछ खराब हो सकता है, और पूरा एक किस्म का आपने एक सिस्टम तैयार करना है जिसके अंदर आपको पता है कि भाई शुरू से लेके एंड तक मेरे लिए जो एक एजेंट है या रियल्टर है या कंपनी है, दे गोना लुक आउट फॉर माय बेनिफिट। खासतौर पे अगर आप लोकल नहीं हैं, ठीक है। तो आपने कुछ चीजें बताई थी, उसमें ये आपने कहा था कि कब्जा ग्रुप हो जाता है, बयानों के बहुत सारे इश्यूज चल पड़ते हैं, ठीक है। आपने बयाना डाला, बयाने पे बयाना हो गया, आगे किसी और ने बेच दी प्रॉपर्टी आपने खरीदी कहीं किसी और जगह पे, वो बिक कुछ और गया, या उस पे इंक्रोचमेंट एक बोलते हैं कि आपने जितना प्लॉट खरीदा उसका आधा प्लॉट आपको मिला, या तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं। और ये सारे जो है हमने स्ट्रीमलाइन करने, ये सारे हमने बिल्कुल एक किस्म का माइक्रोस्कोप के नीचे रख के अपने कंज्यूमर्स जो हैं पाकिस्तानी, ओवरसीज और लोकल, उनके लिए उनको केटर करना है, उनकी सारी जो इश्यूज हैं या मसले मसाइल हैं ये खत्म करना है। सही है, बिल्कुल। तो पहला नुक्ता मैं ये समझ पाया हूँ राफे साहब, आप ये कह रहे हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो, खरीदने के लिए जा रहे हो, तो आप उसको छान फटक लें और कैसे कोई वेल रिप्यूटेड इदारा, जो आपने भी एक नाम लिया है, ऐसे इदारे की सर्विसेज ले लें ताकि आपको इस बात की श्योरिटी हो कि आप सही जगह पर चीज़ खरीद रहे हैं और उसमें आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। ये पहला नुक्ता मैं आपका ये समझ पाया। ओके, मोहम्मद सलीम साहब, आप क्या कहेंगे, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में? हाँ, उसमें देखिए, मैं टेक्नोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि जब भी ओवरसीज पाकिस्तानी एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा सा गला खराब है, नो प्रॉब्लम सर जी। जब भी ओवरसीज पाकिस्तानी सर्च करें किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो मेक श्योर करें कि दे आर कनेक्टिंग टू द राइट पीपल, क्योंकि ये पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि वहाँ पर राइट लोगों को फाइंड करना और उनके साथ काम करना। और उसके बाद जो और ये कैसे हो सकता है, मतलब आप अगर वेबसाइट सर्च करते हैं, आप कैसे पता चलेगा कि आप सही लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं? हाँ, उसके लिए तो सबसे जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि पाकिस्तान में कोई ऐसे मल्टीपल लिस्टिंग सर्विस होनी चाहिए जिसमें क्वालिटी डेटा हो और उसमें कोई फेक लिस्टिंग ना हो, और उसमें जो एजेंट्स या जो भी लोग डीलर्स उसमें प्रॉपर्टीज डालें वो जेन्युइन हो और पूरी वेरीफाइड हो। सबसे पहले तो ये इसका ख्याल रखना चाहिए। ये आज की डेट में अगर आप पाकिस्तान में देखें, जितने भी प्रॉपर्टीज की वेबसाइट हैं, वो उन्होंने हजारों किस्म के प्लॉट्स और घर लिस्ट किए हुए हैं, तो उसमें आप देखें वो सारा फेक है। तो ये एक सबसे पहले जो ना इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और इस फेक लिस्टिंग के अंदर किसी राइट एजेंट को, किसी राइट प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना इवन विद इन पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सही है। तो आप ये कहा कि सही, मगर इसमें जी कहिए सर, कहिए। सॉरी काट रहा हूँ, मैं आपको ना एक और चीज पॉइंट आउट करूंगा बयाना के मतलब। तो बयाना के यहाँ पर पाकिस्तानी ओवरसीज जो है वो उनको बहुत ज्यादा शिकायत हैं। वो कहते हैं जी कि हम बयाना किया, हमने उसमें सैलरी फेक निकला, या जो एजेंट था वो उसने पैसे ले लिए, कहते जी बयाने के ऊपर और बयाना हो गया है, आप वापस करें, वापस नहीं करते, वो कहते हैं इज गोइंग टू टेक सम टाइम। तो यहाँ पर इट्स वेरी वेरी सिंपल सिस्टम। सबसे पहले जो ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये रेगुलाइज करनी चाहिए चीजें, लोगों को लाइसेंसिंग के अंदर लेके आए डीलर्स को,
और ये जो बयाना सिस्टम है, ये वेस्ट वर्ल्ड में अमेरिका कनाडा में ये ना बायर के पास होता है ना सेलर के पास होता है, थर्ड पार्टी जो है वो होल्ड करती है। तो ये सिस्टम देखे हमें आना चाहिए। ये बहुत अच्छी तजवीज़ आपने दी कि डीलर्स को एक लाइसेंस सिस्टम के अंदर लेकर आएं ताकि हर शख्स जवाबदेह हो। जी, हर शख्स जवाबदेह हो, करेक्ट। और वो बाकायदा रजिस्टर्ड हों और उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और कोड ऑफ एथिक्स पे उनको काम करना चाहिए। तो ये सारी चीजें, तो आजकल ये टेक्नोलॉजी के दौर में ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। तो जिस तरह ये बयाना का सिस्टम है आजकल पाकिस्तान में, आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी में सिस्टम मौजूद हैं जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है, जिसमें इजी पैसा है और बहुत सारे इस तरह चीजें हैं, उनमें उनको लेके लाया जा सकता है और लोगों मुख्तलिफ कंपनीज को जो है वो अलाउ करें कि वो एस्क्रो अकाउंट्स बनाएं और लोगों के वो पैसे जो है वो रखें जब तक ट्रांजैक्शन क्लोज नहीं होती। सही है। तो ये सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट सर, मैं एक और प्रॉब्लम हम यहाँ पर देखते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, और वो ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए आपने सही तरीके से प्लॉट ख़रीद लिया, आपने बयाना किया और वो बयाने पे बयाना नहीं था, आपने फुल पेमेंट कर दी, प्लॉट आपके नाम पर हो गया और आपने अपने एक फैमिली मेम्बर से कह दिया कि वो उसको लुक आफ्टर करे। अब वो आपका फैमिली मेम्बर कज़न हो सकता है, कोई और हो सकता है, आपने उसको लुक आफ्टर करने के लिए कहा और कुछ अरसे के बाद हमें पता चला कि उसी शख्स ने कुछ लोगों को साथ मिलाकर उसके जाली कागजात तैयार कर लिए और वो उसका दावेदार हो गया है और उस पर काबिज बन बैठा है। अब जब पता चला कि उसने अदालत में गया, ओरिजिनल जो ऑनर है वो अदालत में लेकर गया, तो उसने भी अपने डॉक्यूमेंट पेश कर दिए और उसने दूसरे फरीक ने भी अपने डॉक्यूमेंट पेश कर दिए। फिर वो मुकदमा चलता है साल 20 साल 25 साल 30 साल तक चलता रहता है। कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है। तो इस सिचुएशन को हम कैसे टैकल कर सकते हैं राफे साहब? जी, देखिए आप ओवरसीज, सलीम साहब और मैं यहाँ पे शिकागो में हम काफी सारी सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक चीज बोलते हैं उसको टाइटल सर्विसेज बोलते हैं। पूरा एक थर्ड पार्टी एक वो है, इदारा है जो उनको ओवरलुक करता है, और वो टाइटल सर्विसेज का काम ही ये होता है कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं। वो पूरी एक ट्रेल होती है कि भाई ये इस बंदे ने खरीदा है, इसको सेल हुई है, वो एक थर्ड पार्टी उसको गवर्नेंस करती है टू मेक श्योर कि कोई जाली या कोई फ्रॉड ये सब कुछ नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। आप जैसे कह रहे हैं कि फैमिली मेंबर्स तक जाके जाली पेपर तैयार कर लेते हैं, बाहर जो बंदा बैठा उसको पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट थिंग यू नो उसके वो वकील वगैरह हायर करके कोर्ट में जा रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं इस तरह। तो जो एस्क्रो सर्विसेज और टाइटल सर्विसेज हैं उनका काम ये है कि एस्क्रो का ये है कि बयाना जो है वो बिल्कुल एक किस्म का स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो जाए, बायर और सेलर के बीच में कोई बीच में ब्रोकर नहीं है। और टाइटल सर्विसेज का काम ये है कि वो एक थर्ड पार्टी इदारा है। आपको एग्जांपल DHA का दे देते हैं। DHA आपने देखा होगा, उनका DHA का मेन ऑफिस जो है, आप वहाँ पे जाएं, पूरा एक किस्म का प्रोसेस है A to Z। आपको पता है अपने कहाँ से जाना है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ ट्रांसफर होने हैं, टाइटल कहाँ ट्रांसफर होना है। कोई बहुत फ्रॉड का कोई चांस ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि आपकी IDs, आपकी सिग्नेचर्स, वेरिफिकेशन, एक चीज जो है उन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दी है। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है ना टाइटल सर्विसेज का, ये पाकिस्तान में लाएंगे तो ये इंशाल्लाह बहुत सारे इश्यूज जो हैं ये खत्म हो जाएंगे। राइट सर, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप जी बिल्कुल ऐड कीजिएगा सलीम साहब। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, तो बिल्कुल आप अपना पॉइंट रखिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। सलीम साहब, आप प्रीवियस डिस्कशन में कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे, प्लीज वो कर लीजिए, फिर मैं अगला सवाल रखता हूँ। जी, मैं उसमें ये ऐड चीज करना चाह रहा था, जिससे आपने कहा था ना कि पाकिस्तान में जो ये जेली पेपर वगैरह तैयार हो जाते हैं, देखिए इसमें आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। जब हम कोई भी बात करते हैं, मनी ट्रेल की बात करते हैं, जब हम पाकिस्तान में पेपर ट्रेल की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी से इंप्रूव हो सकती हैं। नंबर वन, अब जिस तरह ये अभी राफी साहब कह रहे थे बयाना सिस्टम का, अगर ये रेगुलाइज हो तो जब डिस्प्यूट होता है डाउन द रोड, तो जेली पेपर बनाने वाले के पास ये सारी चीजें नहीं होंगी। भाई आपने बयाना किस बैंक किस कंपनी के पास जमा करवाया था,
किस डेट को करवाया था, तो वो तो नहीं, उनको जो जाली लोग जिन्होंने पेपर तैयार किया उनका ये सारी ट्रेल मिसिंग होगी। सही, बिल्कुल, तो आसानी से पता चल जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट जाली हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर डीलर्स को लाइसेंसिंग सिस्टम में लेकर आएंगे तो उससे बहुत सारे मसाइल हल होंगे। बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे आपकी, बिल्कुल। जिनकी प्रॉपर्टी कब एडवर्टाइज हुई, उसको किस फोन से कॉल की गई, कितनी देर डिस्कशन हुई, कितनी कॉल हुई, ये जो लोग जो 2 नंबर पेपर बनाएंगे ना, उनकी ये सारी चीजें मिसिंग होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी चीज ये है कि इस चीज को रोकने के लिए जहाँ पर जो यूएस कनाडा वगैरह में जहाँ पर जो चीजें होती हैं, यहाँ पर रैकेट जो है वो मल्टीपल जगहों पे उसको रखे जाते हैं। गवर्नमेंट के पास भी होते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं। जो रियल एस्टेट एजेंट कंपनीज होती हैं उनको भी मैंडेटरी 5 साल तक रैकेट उनको रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो अगर कोई टेम्पर करना चाहे तो वो सारी जगहों पे टेम्पर करना बहुत मुश्किल होता है। सही है, तो बिल्कुल। आज हमें एक चीज, वैसे अभी तक की जो डिस्कशन है उससे अगर देखने वालों को ये तासुर मिल रहा है कि जी पाकिस्तान में हर ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ फ्रॉड ही हो रहा है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, तो ये तासुर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये हम उन केसेस में बात कर रहे हैं, उन चंद केसेस में जहाँ पर ये होता है। ऐसा नहीं है कि हर शख्स, बहुत सारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ हैं। तो अगर ये किसी को तासुर ओवरसीज पाकिस्तानी को मिल रहा है कि अच्छा पाकिस्तान तो बड़ी डेंजरस प्लेस है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मेरा ख्याल है ये तासुर नहीं मिलना चाहिए। हम उन चंद लोगों के जिनके साथ मसाइल पेश आए हैं या आ सकते हैं उनके लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा ये वजाहत कर दूं। अच्छा, अब सलीम साहब, जी अच्छा, अब सलीम साहब मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि फ़र्ज़ कीजिए को अनलकीली किसी के साथ फ्रॉड हो गया, किसी की प्रॉपर्टी पर के साथ को कब्जा हो गया या ये किसी भी नौयत का, तो उसे अपने मसले के हल के लिए अपने प्रॉब्लम को कैसे इनिशिएट करना चाहिए, किस फोरम से इनिशिएट करना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो जिन लोगों के साथ, जिन एजेंसी के साथ काम किया हुआ है, सबसे पहले उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। और जितने भी आपके पास प्रूफ्स हैं, फोन कॉल्स, आपकी ईमेल, जो भी कम्युनिकेशन हुई है आपकी उस सिलसिले में, आप उसको सेव करके रखें। नंबर 1 बात। नंबर 2, बहुत सारी चीजें हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जैसे मैंने कहा आपको कि उसमें अगर जब तक लाइसेंसिंग में लेके नहीं आएंगे लोगों को, एजेंट्स को, डीलर्स को, ये इस तरह के मसाइल रहेंगे। तो अल्टीमेटली तो इसकी रेमेडी तो गवर्नमेंट के पास ही होगी, या जो भी अथॉरिटीज होंगी उनके पास ही होंगी रेमेडीज करने के लिए। आपका जो कोर्ट सिस्टम है वो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, और लोगों को इन केसेस में बड़ी क्विकली रिलीफ मिलना चाहिए। इसमें प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात का जिस आपने कहा है कि जो लोग स्पेशली जो रेंट करते हैं लोग, और वो रेंट रोक देते हैं और उस पर काइंड ऑफ काबिज भी हो जाते हैं एक तरह से, या रेंट रोक लिया तो इस तरह से कब्जा ही हो गया जी। तो इस चीज को रोकने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट लॉज लेके आने चाहिए, बड़े स्ट्रांग सिस्टम के, ताकि जो इन्वेस्टर है जब वो इन्वेस्ट करे तो उनको पता है कि यार अगर ये बंदा रेंट नहीं देता तो इसको मैं 1-2 महीने की बात है, इसको मैं यहाँ से लीगली इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो उसको एक बाकायदा एक लाइसेंसिंग लॉ के साथ ये सारे इक़दाम लेके आने चाहिए, प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे, या जहाँ पे भी हो। तो ये बहुत जरूरी है लोगों की इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए, और इस तरह की सारी चीजें। सही है। और आप जो बातें अगर ऐड कर लूं जी, बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ एक वजाहत करता चलूं कि इसमें जो बातें आप कर रहे हैं, इससे ना सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों का फायदा होगा, अगर ये सिस्टम इन प्लेस होता है तो पाकिस्तान में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनका भी इससे फायदा होगा। जी राफे साहब। जी, जैसे साहब ने कहा कि हर चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए, आपकी हर कम्युनिकेशन, टेक्स्ट या ईमेल, बात जो है वर्बली, इट्स नॉट गोना होल्ड इन कोर्ट। तो आपको या तो ईमेल है, या जैसे ओवरसीज पाकिस्तान की कम्युनिकेशन है, अक्सर हम व्हाट्सएप पे काफी सारी बातें कर लेते हैं, हर चीज का एक ट्रेल और ट्रैक होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। नंबर 2, एक गवर्नेंस होनी चाहिए, जिस तरह सिंह साहब ने थोड़ा सा भी हिंट किया कि कोई ना कोई इस तरह का इदारा होना चाहिए जिसपे आपके कोड ऑफ एथिक, मोरल, और उस पर रीइंफोर्स किया जाए। अभी क्या हो रहा है कि कोई ऊपर चला रहा है, या चाय वाला भी जो है वो शाम में आके या सुबह में रियल एस्टेट बेच सकता है, कोई उसकी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, कोई इसका फॉर्मल कंप्लाइंस नहीं है। तो एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो उसको कंट्रोल करे, उसकी फॉर्मल एजुकेशन होए। देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी अगर वो कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वो इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट्स, तो उसको कंट्रोल और मेंटेन करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए पीपल हैव टू बी एजुकेटेड। ठीक है,
तो उस लिहाज से कोई गवर्नेंस होनी चाहिए जो उसको कंट्रोल करे, और अगर कोई फ्रॉड होता है तो वो ब्रोकर को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए या उसकी पेनल्टीज या पर्जरी के फाइन वगैरह होने चाहिए। अभी कोई इस तरह का ओवरलुक हो जाता है बहुत सारा, तो इन सारी चीजों को हम कंट्रोल करने की उसके लिए वी वर्किंग ऑन इट राइट नाउ। सही है। अच्छा राफिज साहब, ये एक तो ज़ाहिर ओवरसीज़ कमीशन है, पंजाब में भी है, विफाक की सतह पर भी इस तरह के इदारे काम कर रहे हैं। क्या इन इदारों से आम तौर पर जो पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक में हैं, ख़ासतौर पर आप अमेरिका से हैं, तो अमेरिका में अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम पेश आता है तो वो क्या इन इदारों से यूजुअली वो समझते हैं कि रब्ता करके उनके मसले को हल किया जा सकता है या उनको उनकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो सकती है? क्या कितना ट्रस्ट करते हैं इन इदारों पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बनाए गए हैं? जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो एक नया इन्वेस्टर है जी, जो नया एक ओवरसीज पाकिस्तान का इन्वेस्टर है, उसको इतनी नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि उनका सेपरेट डिवीजन है ओवरसीज पाकिस्तान इसके लिए, इन चीजों को मेंटेन और कंट्रोल करने के लिए। तो आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत सारे लोकल लोग हैं जिन्होंने जो करते आ रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, उनके अपने रियल एस्टेट एजेंट्स भी हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस भी है, उनको प्रोसेस के थ्रू जा भी चुके हैं, उनको पता भी किन चीजों के लिए देखना है, क्या इश्यूज हैं। लेकिन जो हमारे नए इन्वेस्टर्स हैं जो अभी पहली दफा लाना चाह रहे हैं या वो जो इमिग्रेट होकर गए हैं और वापस इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये इश्यूज उनके लिए हैं जिनको नहीं पता कि कौन सा ब्रोकर हायर करना है, कौन कौन जो है वो फ्रॉड नहीं करेगा, वो किसकी नीयत वगैरह, मतलब सारा उस लिहाज से जो है लोगों को अभी नॉलेज नहीं है इन चीजों का। बहुत सारी चीजें, और जिन लोगों को नॉलेज है वो अपनी इन्वेस्टमेंट सही तौर पर कर पाते हैं, मतलब वो सेफ है, दे आर सेफ। काफी हद तक दे अंडरस्टैंड कि क्या इश्यूज हो सकते हैं, तो वो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के दे कैन बी सेफ। यस, ये ऐसा नहीं है कि हर बंदा जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके साथ फ्रॉड हो रहा है, लेकिन वी वांट टू कंप्लीटली एलिमिनेट द कॉन्सेप्ट कि चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो या कोई ओवरसीज कोई भी हो, डजंट हैव टू बी पाकिस्तानी। हम चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान में, हर तरफ से, चाहे वो अमेरिकन हैं, कैनेडियंस हैं, जो भी। तो उस लिहाज से अभी बहुत सारा काम है यहाँ पे और बहुत सारे इश्यूज हैं, जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है रेडी। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, इदारे हैं इस तरह के, लेकिन उनमें भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, काफी सारे ऑब्जेक्शंस हैं यहाँ पे भी। उन सब चीजों को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है बहुत आसानी से, जो हम तीनों पार्टनर्स जो वी वर मूविंग फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन। सही है। सलीम साहब, क्या अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट है कि जिस नौयत के फ्रॉड या एरर या दानिस्ता तौर पर काबिज हो जाना, इस तरह की जो चीज़ों में बात करते हैं, कोई लो परसेंटेज ही सही, लेकिन अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट है या कुछ एरियाज में? बिल्कुल भी आज तक देखें, मैं यहाँ पे शिकागो में तकरीबन 12 ईयर से रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ, मैंने आज तक एक केस भी ऐसा नहीं देखा। एक भी नहीं देखा? लोग रेंट में डिफॉल्ट होते देखे हैं, लेकिन अगेन प्रोसेस इतना स्मूथ लाइन है कि जो लैंडलॉर्ड हैं, जो ओनर्स हैं, उनको तकरीबन विद इन 2 मंथ्स रिलीफ मिल जाता है और वो जो बंदा रेंट पे नहीं करता वो बाहर रहता है। लेकिन कब्जा जो है ना या इस तरह का मेरी विटनेस में यहाँ पर कभी भी कोई नहीं आया। और उसकी वजह वही सिस्टम है जो उसके पीछे बैकएंड पे खड़ा है। जी जी जी, बिल्कुल जो सिस्टम है। अच्छा, इसी तरह मैं एक और चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जी आपके प्रोग्राम के तवसत से जितने भी सुनने वाले हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान में है या ओवरसीज हैं। पाकिस्तान में जो अभी जब लिस्टिंग आती है ना किसी भी प्रॉपर्टी की, वो उसको अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो उसको कहते हैं ओपन लिस्टिंग। ओपन लिस्टिंग का ये है कि सेलर ने किसी के साथ साइन नहीं किया हुआ, वो कहते हैं जो भी घर मेरा बेचेगा उसको मैं कमीशन दे दूंगा। तो ये ओपन लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। ये सिस्टम अमेरिका और कनाडा में लाइक ऑलमोस्ट 100 ईयर्स अगो ये ऑब्सोलीट हो चुका है। सही। ये इस सिस्टम के खिलाफ ये है कि आप फिर डीलर के हाथों में खेलेंगे। कोई भी डीलर आपकी प्रॉपर्टी को एडवर्टाइज नहीं करेगा प्रॉपर्टी, वो फिर उसको कंसील करके अपने की नेटवर्क में ये चलाएगा। इसका जो बेस्ट वे है, मैं कंज्यूमर्स को कहता हूँ इसके बारे में आप आजकल इंटरनेट का जमाना है, जाकर रिसर्च करें। इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि किसी को भी राइट दें, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव राइट टू सेल। जब आप करेंगे तो फिर आपकी प्रॉपर्टी
सही दाम पे भी बिकेगी और इसके मार्केट एक्सपोजर भी वो बंदा उसको करेगा, बिकॉज आपने उसके साथ साइन किया हुआ है, आप कोई दूसरा उसको एडवर्टाइज नहीं कर सकता। तो आपकी प्रॉपर्टी को प्रॉपर एक्सपोजर मिलेगा विद फोटोज और आपके वर्चुअल टूर्स और इस तरह की सारी चीजें। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो कि पाकिस्तान में आनी चाहिए। व्हाई वी आर यूजिंग अ सिस्टम जो कि अमेरिका और कनाडा में ऑलमोस्ट 100 years ago ये एब्सोल्यूट हो चुका है। और आपको पता है एब्सोल्यूट क्यों हुआ है? वजह है इसमें बहुत सारे फ्लॉज है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 90% आज भी जो काम हो रहा है वो ओपन लिस्टिंग के थ्रू हो रहा है। तो ये ओपन लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट कभी करेक्ट करने की जरूरत है। और ये सारे जिनके आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस चीज को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। सही है, बिल्कुल ठीक है। मैं चाहूँगा कि आपकी मौजूदगी और आपकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाते हुए कुछ इन्वेस्टर्स के लिए कुछ और मौज़ूआत पे भी बात कर ली जाए। और एक तो ये है कि ज़ाहिर है हमने पहले बात की है कि सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स कैसे हो सकती हैं, दूसरा ये कि प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स कैसे हो सकती हैं। आप बाज़ दफ़ा प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, आपको सही से अंदाज़ा नहीं होता कि ये एक्सेलरेट करेगी या ये नीचे चली जाएगी। बाज़ औक़ात आप पूरी तरह से स्टडी नहीं करते और आपकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो कम हो जाती है, आप डिस्करेज फील करते हैं और दोबारा फिर पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करते। तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ज़ाहिर है इन्वेस्टर जो है या आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो प्रॉफिट कमाने के लिए ले रहे हैं, तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए राफे साहब अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में? जी देखिए, यहाँ पे हम भी काफी देर से यहाँ पे काम कर रहे हैं। बिटवीन सलीम साहब एंड आई वी सोल्ड ओवर $1 billion वर्थ ऑफ रियल एस्टेट। काफी सारे क्लाइंट्स यही मतलब जब वो इन्वेस्टर्स हैं तो ये चाहते हैं कि भाई खरीद रहे हैं तो दे वांट टू गेट द बेस्ट डील पॉसिबल, और जब बेच रहे हैं दे वांट टू सेल इट एट द पीक या एट द हाईएस्ट प्राइस पॉसिबल। तो यहाँ पे अक्सर जब हमें क्लाइंट्स हायर करते हैं तो हम उनके लिए कॉम्प्स और कंपेरेबल्स वगैरह ढूंढते हैं। तो पूरी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसके अंदर हम 1 माइल का रेडियस निकालते हैं या आधे माइल का रेडियस निकालते हैं। पिछले 12 महीने के अंदर जो रिसेंट इक्विवेलेंट सेल्स हुई हुई है उस तरह की प्रॉपर्टी की स्क्वायर फुटेज, नंबर ऑफ बेडरूम, बाथरूम, लॉट साइज, लोकेशन, स्कूल सिस्टम, ये सारी चीजें जो देख के फिर हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें हम क्लाइंट को फैक्चुअल बेसिस पे बताते हैं कि सर ये इसकी वैल्यू है, ये पिछले 10 महीनों के अंदर ये 8-9 प्रॉपर्टीज जो हैं ये बिल्कुल सिमिलर हैं, सिमिलर डेवलपर है, स्टाइल है, उस लिहाज से हम वैल्यू डिटरमिन करते हैं। मैंने ये देखा है पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं, ब्रोकर कहते हैं सर मेरा ख्याल ये है कि ये, उस ख्याल पे बात चलती है, उनकी कोई फैक्चुअल बेसिस पे नहीं बात चलती। ब्रोकर का जो एक किस्म का उनका ओपिनियन है उस पे बात चलती है, विच इज वन ऑफ द रीजंस के इतनी ज्यादा हाइप हो जाती है कभी कभार कि एक ब्रोकर कह रहा है सर मैं आपको इतना ला दूंगा, कोई फैक्चुअल चीज नहीं है। तो आपका जो जवाब उसका जो क्वेश्चन है उससे ये है कि फॉर इन्वेस्टर्स उनके लिए एक फैक्चुअल कंपेरेटिव मार्केटिंग एनालिसिस रिपोर्ट्स वगैरह CMA रिपोर्ट्स तैयार होनी चाहिए जिसके अंदर उनको पता हो कि ये पिछले महीने में ये हो रहा है, ये रिसेंट एक्टिविटीज हैं, वो सारा डेटा तैयार होना चाहिए। सही है। सलीम साहब आप क्या कहेंगे इस पे? जी, मैं इसमें थोड़ी चीजें वही रफी ने जो कहा है बिल्कुल सही है। चंद चीजें मैं और ऐड करूंगा इसमें, वो ये है कि वर्किंग विद द राइट पीपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में जब भी कोई बंदा इन्वेस्ट करता है, इवन यहाँ पर भी USA कनाडा में जब लोग इन्वेस्ट करते हैं, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द एरियाज एंड स्टफ लाइक दैट। उनको प्रॉपर गाइडेंस कौन दे सकता है? वो वही दे सकता है जो लोग मार्केट में काम कर रहे होते हैं, जो एजेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कोड ऑफ एथिक्स पे जो एजेंट्स हैं वो काम करते हैं। उनकी फिड्यूशरी ड्यूटी होती है जब वो बंदा उनके साथ कोई उनके क्लाइंट बन जाता है तो वो उस क्लाइंट की बेसिकली आइज एंड ईयर बन जाते हैं। तो उस एजेंट का ये काम है कि उसको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करे, उसको एडवाइस करे कि भाई आप यहाँ पे प्लॉट लें या यहाँ पर घर खरीदें, यहाँ पर प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ने वाली है यहाँ पे। तो ये जो है ना, ये सारा डेटा आई थिंक जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है ना वो पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं या ओवरसीज वाले, सब आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम इन माय ओपिनियन फ्रॉम द राइट एजेंट। सही है। अच्छा, मैं एक सवाल पहले रह गया डिस्कशन में, जब हम रेमेडीज़ की बात कर रहे थे तो मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर पोर्टल जो है उसको कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं मुख्तलिफ तरह के इशूज़ के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के, वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, और क्या उसका बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आता है राफे साहब? जी देखिए, कुछ इदारे इस तरह बने हुए हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को भी, मैंने जैसे पहले बताया आपको, दे नॉट अवेयर ऑफ दोस डिपार्टमेंट्स। तो मेरे पास फैक्चुअल हार्ड इस तरह डेटा अभी नहीं है, शायद सलीम साहब ने रिसर्च की इस पे, मे बी कैन बैक मी अप ऑन दिस, लेकिन
अगेन फ्रॉम सलीम साहब में भी सलीम साहब, ये टेक्नोलॉजी ही का एक हिस्सा हो जाता है ना, ये प्राइम मिनिस्टर पोर्टल जो बना हुआ है, हर फर्द के एक मोबाइल में एक एप्लीकेशन मौजूद है, लोग इसको यूजुअली यूज करते हैं मुख्तलिफ तरह के इश्यूज पे। देखिए, मैंने अगेन जिस तरह राफिन का, मेरे पास भी इसका कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन एक और चीज पाकिस्तानी से मेरी बात हुई थी, आई थिंक वो कह रहे थे कि जो उनका कोई प्लाट पे कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हुई है, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो पोर्टल है उस पर उन्होंने शिकायत दर्ज की है, और उसमें सैड की उसमें कुछ चीजें आगे बढ़ी हैं, ठीक है, और उसमें उसको रिस्पांस आया है। तो आई थिंक इस तरह की ना कुछ, और पाकिस्तान में जो फिर खासतौर पर विद इन पाकिस्तान जो हमारे इमीडिएट फैमिलीज है वहाँ पर, उनसे भी जब बात हुई है तो उन्होंने भी जब ये पोर्टल यूज किया है फॉर डिफरेंट इश्यूज, तो उनके भी बड़े पॉजिटिव व्यूज थे उसके मुताबिक ना ओवरऑल। चले, अच्छा राफे साहब, ये बताइए कि दुनिया भर में कोविड के दौरान कुछ जगहों पर प्राइसेस स्टेबल रहीं, कुछ जगहों पर जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई। जैसे हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में हमने बहुत मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखा, रियल एस्टेट मार्केट को, मकानों की कीमतें, और फिर इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं। तो यहाँ अमेरिका में क्या सूरत हाल रही है? जी, अमेरिका में यहाँ पे 06 के अंदर जो मार्केट हाइप थी, जो इन्फ्लेशन हुई थी उसकी वजह से मार्केट जो उस 06 से लेके अब तक इट्स बीन द पीक, यहाँ पे भी एकदम से मार्केट शूट अप कर गई थी, और उसके काफी सारे रीजन थे। एक ये था कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स जो थे उनको 6 डेकेड लो इंटरेस्ट रेट्स कर दिए थे, एवरेज उन्हें 2.2 कर दी। तो बहुत सारे लोग लोन जो था, जो फाइनेंसिंग थी, वो एक किस्म की आप समझ में वो फ्री हो गई थी, वेरी वेरी चीप। एक वो रीजन था। दूसरा ये था कि जब कोविड व्हेन इट हिट तो सारे लोग यहाँ पे शट डाउन कर दिया था, एवरीवन हैड टू वर्क फ्रॉम होम, तो उस लिहाज से लोगों को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ गई थी। वो बच्चे जो है स्कूल वगैरह बंद हो गए थे, कॉलेजेस बंद हो गए थे, हर बंदा होम स्कूल कर रहा था अपने बच्चों को, या ऑफिस वगैरह भी जो थे वो वर्क फ्रॉम होम हो गए थे। तो उस लिहाज से लोगों को स्पेस की ज्यादा जरूरत पड़ रही थी। कॉन्डो मार्केट जो है यहाँ पे, जो 1 बेडरूम या स्टूडियो कॉन्डोज हैं, उनकी मार्केट बिल्कुल कोलैप्स कर गई थी, और जो बड़े बड़े घर हैं, जो मिनी मैंशन जिनको बोलते हैं, उस तरफ एकदम से बहुत ज्यादा एक्सपोजर, और मार्केट वहाँ पे बिल्कुल उठ गई थी, टेक ऑफ कर गई थी। और फिर सप्लाई चेन की भी काफी सारे इश्यूज थे। आपकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल रुक गई थी, लंबर वगैरह आपकी जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट कर गया था सप्लाई चेन की वजह से। वो भी एक रीजन था कि मार्केट की वैल्यू और प्रॉपर्टीज की वैल्यू एकदम से स्काई रॉकेट कर गई थी। अभी थोड़ी हम देख रहे हैं स्टेबल हो गई है। सिंस अप्रैल ऑफ 2020 से लेके अब तक इट्स बिन द लोएस्ट इन्वेंटरी। एकदम से जो मार्केट में जो प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं वो अब कम हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। एक और इशू ये भी था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे स्टिमुलस चेक्स भी मिल रहे थे, यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर भी बहुत सारे स्काई रॉकेट कर गया था, तो लोगों ने इन्वेस्ट रियल एस्टेट में करना शुरू कर दिया था। सप्लाई डिमांड की वजह से मार्केट टेक ऑफ कर गई थी। राइट सर, चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर कंक्लूड करते हैं डिस्कशन को। हमारे साथ रहिए। दोबारा खुशामदीद कहेंगे। सलीम साहब, अब जब हम कंपैरिजन करते हैं, अगर एक इन्वेस्टर है अमेरिका में बैठा हुआ मिसाल के तौर पे, उसके पास पैसे हैं, उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो देखेगा कि मुझे प्रॉफिट रेशो कहाँ मिल रहा है। क्या आप समझते हैं, मैं जाहिर है एक कंपैरिजन तो अमेरिका के ही डिफरेंट पार्ट्स में हो सकता है कि जी इस यहाँ पे करें या यहाँ पर करें, मैं पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करना चाहता हूँ, तो क्या पाकिस्तान में प्रॉफिट रेशो बेहतर मिलता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके, या अमेरिका में बेहतर मिलता है? मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में सही जगह पे इन्वेस्ट की जाए तो पाकिस्तान में प्रॉफिट रेशियो ज्यादा है। अच्छा, तो पाकिस्तान में प्रॉफिट रेशियो ज्यादा है। उसमें उसकी वजह ये है कि वहां पर हाउसिंग सेक्टर में नीड इंतहाई ज्यादा है। जिस तरह यहाँ पर अगर आप अमेरिका में देखें या कनाडा में, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपकी कोई जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वो आपका लाइक फटाफट जो है वो सोल्ड हो जाए।
पाकिस्तान में जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं GHA के या इस तरह के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, वो देखें, वो ओपनिंग से पहले ही लोग फाइलें उनकी देख जाती हैं। तो ये शो करता है कि वहाँ पर नीड है, हाउसिंग की डिमांड पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। तो अगर पाकिस्तान में से ही इन्वेस्ट की जाए, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी से कहता हूँ, से ही अगर वो लोगों के साथ काम करें, तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज और उसमें ग्रोथ काफी ज्यादा है। इवन दो जो करेंसी डिवैल्यू भी समटाइम हो रही है या इस तरह का, लेकिन कुछ केसेस में मैंने देखा है कि इवन उसको भी ऑफसेट करके लोगों ने फिर भी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी बनाई है उसमें अपने प्रॉपर्टी। सही है। राफे साहब, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका, कहाँ पर प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा है? सलीम साहब का ख्याल है कि पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिलता है, यहाँ पर हाउसिंग की डिमांड ज़्यादा है। जी, हाउसिंग की डिमांड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। आपकी जो वहाँ पे अमाउंट ऑफ लैंड है वो ज़रा लिमिटेड है वहाँ पे। और मैं ये कहता हूँ, मेरा जो ओपिनियन है कि अमेरिका और कनाडा के अंदर आपका कैश फ्लो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपका रेंटल इनकम काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इक्विटी अप्रिशिएशन जितनी पाकिस्तान में, वो आप उसको यहाँ अमेरिका में और कनाडा में मैच नहीं कर सकते। उसका वो एकदम से प्रॉपर्टी की वैल्यू जैसे डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है साल ईयर ओवर ईयर, वो उस तरीके से अमेरिका में प्रॉपर्टी उस तरह अप्रिशिएट नहीं करती। सही है। तो आप फिर क्या सजेस्ट क्या करेंगे इन्वेस्टर को? देखिए, जैसे हमने सिंह साहब ने भी कहा कि आप एक लोकल, एक पहली बात ये है कि आप ब्रोकर ढूंढें हु इज वेरी वेरी केपेबल, एक्सपीरियंस्ड, और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने ये काम इन्वेस्टर्स के साथ किया हुआ है। ओवरसीज पाकिस्तानी एक खास एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। उसके बाद दे हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से इलाके में दे हैव टू इन्वेस्ट, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आपका गोल क्या है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू अकम्प्लिश। उसके बाद आई थिंक पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना, आई मीन इन टर्म्स ऑफ इक्विटी अप्रिशिएशन, उस तरह की अप्रिशिएशन आपको मुल्क में, आई थिंक दुनिया में इट्स वेरी लिमिटेड टू फाइंड। नहीं, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी दुगनी हो जाती है विद इन फ्यू मंथ्स। चाहे आप लैंड ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, कमर्शियल ले रहे हैं। तो अगेन गोइंग बैक टू इट, पूरा किस्म अगर आप सम अप कर लें, फाइंड अ लोकल एक्सपर्ट, अंडरस्टैंड हु यू वर्किंग विद, फाइंड आउट आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका रीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, और उस लिहाज से अगर आप पाकिस्तान में वेदर यू बाइंग अ प्लॉट DHA में या LDA में, जहाँ पे भी जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उस तरह की अप्रिशिएशन आपको कहीं और नहीं मिलेगी, US में तो नहीं मिलेगी। बहरहाल अगर आप US मार्केट में स्टेबलाइज कैश के तौर पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि आपके पैसे स्टेबलाइज हो जाएं, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, दैट्स अ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। आप फिर वो यहाँ पे कॉन्डोज या कैश फ्लो वगैरह के लिहाज से उसको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इक्विटी अप्रिशिएशन प्राइमरीली उस बेसिस पे पाकिस्तान राफे कमर साहब, मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कुछ खदशात भी रहते हैं, क्योंकि कुछ इस तरह की हैपनिंग्स होती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, अपने प्रॉपर्टी को सेव कैसे किया जा सकता है। प्लस ये कि आपको पाकिस्तान में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, मोहतात तरीके से रहकर अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी अप्रिशिएट कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि साथ ही साथ जो लकूनात हैं, जो खामियां हैं, कमज़ोरियां हैं, उसको भी, मसाइल को भी हल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान मज़ीद बेहतर तरीके से किरदार अदा करेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।